Hello everyone, welcome to all in the online classes. It's a SGM online classes. So how are you 10th class? Okay, so in previous video we have discussed about the life processes. We have started the chapter life process and we had discussed nutrition, digestive system in human beings. That is the life process, first life processes. Now in this session we will discuss about our second life process, that is respiration. Okay, so first of all, what do you mean by respiration? So respiration क्या है? The breathing is respiration is a process of breakdown of oxidation of the breakdown of फूड टू रिलीज एनर्जी. मीन्स रेस्पिरेशन क्या हुआ कि एक ऐसी प्रोसेस है जो कि ब्रेक डाउन करती है, फूड का ब्रेक डाउन करती है और क्या रिलीज करती है, एनर्जी रिलीज करती है. क्लियर हुआ ये? तो ये आपका क्या है, इसमें रेस्पिरेशन का दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी. ओके, तो हम बात क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. बिकॉज ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग हमारी रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है. समटाइम देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन द ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. सीधा अगर हम पूछते हैं कि व्हाट इज ब्रीदिंग, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड. रेस्पिरेशन पूछे तो यू गिव द सेम definition, but there are lots of difference between the breathing and respiration. क्योंकि अब ये क्लियर हुआ कि respiration जो है वो breathing जो है वो respiration का ही फर्स्ट पार्ट है. क्या है उसमें? मीन्स ब्रीदिंग क्या है? हमने सिंपली सांस लिया और सांस छोड़ा, तो वो क्या है? ब्रीदिंग. अब जो ऑक्सीजन, ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, एयर हम इसमें एब्जॉर्ब करते हैं, जो क्या होती है? ऑक्सीजन रिच होती है. उस ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, ठीक है, नोस्ट्रिल के थ्रू, नाक के थ्रू हम इसको अंदर लेते हैं. वहां पे आगे फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, वहां से पहुंचता हुआ लंग्स में पहुंचता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाती है, वापस उसमें ट्रैकिया के थ्रू और फिर नाक और मुंह से वो बाहर चली जाती है. सो इट्स अ ब्रीदिंग, इट्स अ रेस्पिरेशन. ओके, सो सबसे अच्छा दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि इसमें कि हमने इसमें आपने अगर इसका डेफिनेशन देखे तो डेफिनेशन क्या था कि ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. रेस्पिरेशन में क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ द, तो यही सेम चीज तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ी थी, न्यूट्रिशन में भी पढ़ी थी. जब डाइजेशन की हमने बात की थी कि उसमें भी क्या था कि ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, तो रेस्पिरेशन में भी हम यही लिख रहे हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन और रेस्पिरेशन? तो इसमें फर्क क्या है? फर्क इसमें इतना है कि डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होती है फूड की इनटू एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स. मतलब हम फूड के ब्रेक डाउन करते हैं उस पार्टिकल के अंदर, फूड किसमें, जो इसमें सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर फूड की ब्रेक डाउन होती है, जो हम इजिली ब्लड हमारा एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है, तो ये अब हमारा डाइजेशन है. रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि जब वो पूरे फूड हमारा जूस बन गया, ब्लड के साथ मिक्स हो गया, तो उसके साथ ही हमारा क्या है, वही ब्रेक डाउन. क्योंकि ये सारी ब्रेक डाउन किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. सो दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. दे आर क्लोजली लिंक्ड विद द डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन. सो एब्जॉर्ब इसमें इजिली. नेक्स्ट इसमें आता है हमारा कि जो रेस्पिरेशन, हम ये कह रहे हैं बार बार कि इट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. सो व्हाट इज द फूड? अब इसमें क्या है कि इसका जो प्रोसेस है, इसमें कि हम इसमें ब्रेक डाउन क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन किस चीज की कर रहे हैं? फूड की. तो फूड क्या है हमारा? इसमें जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है फूड की ब्रेक डाउन के, जो भी हम फूड खाते हैं वो किसमें, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज. चाहे वो प्लांट्स में है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स के अंदर है, जो भी आपका ये फूड जो जिसको ब्रेक डाउन करता है वो एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस. मीन्स हमारा रॉ मटेरियल क्या है रेस्पिरेशन के लिए? दैट इज ग्लूकोज. 6 कार्बन कंपाउंड हमारा ये ग्लूकोज है, जिसकी ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड की ब्रेक डाउन होती है, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है. और मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी हमारा सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज. ठीक है, और ये ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर के अंदर और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसमें एक टर्म लिखी है यहाँ पे
कैटाबोलाइज टू लिबरेट एनर्जी। कैटाबोलाइज में दो टर्म्स आती हैं, वन इज एनाबॉलिक एंड अनदर इज कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में होता है जब हमारा प्रोसेस में स्मॉलर पार्टिकल्स कंबाइन करके बिग कंपोनेंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस। एंड कैटाबॉलिक में जब बिगर कंपोनेंट ब्रेक डाउन करके सिंपलर वन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनाबॉलिक में जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म ग्लूकोज। जबकि रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिक प्रोसेस है, उसमें ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है 3 कार्बन और 1 कार्बन कंपाउंड के अंदर टू लिबरेट द एनर्जी। और जो एनर्जी वो रिलीज करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं। और ये आपका एटीपी, इसमें एटीपी दैट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। एटीपी इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी। क्लियर हुआ ये आपको? अब उसमें अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, लाइफ प्रोसेस है, मींस लिविंग बींग्स करते हैं। तो अब लिविंग बींग में बात करते हैं, वी आर नॉट सिंपली टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, वी ऑल्सो कंपेयर इट विद द प्लांट्स ऑल्सो। ओके, सो प्लांट्स के अंदर भी क्या ब्रीदिंग होती है, उसमें भी रेस्पिरेशन है उसमें। तो प्लांट्स का भी अगर इसमें कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट, क्योंकि वो अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, अपना ग्लूकोज बनाते हैं, वो भी उस क्या करते हैं, उसमें भी स्टोमेटा के थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी लेते हैं, लेकिन उनका जो अमाउंट है ऑक्सीजन लेने का वो उससे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। तो विदाउट गोइंग फर्दर वी हैव टू differentiate here the difference between the photosynthesis and respiration. It's a very quick revision कि what is the difference between the photosynthesis and respiration. तो photosynthesis already you know that कि it only presence of chlorophyll, ठीक है, it occurs only in the presence of chlorophyll, जबकि ये respiration occurs in all living cells। जबकि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में भी एक डिफरेंस है ये कि ब्रीदिंग का जो होती है वो कुछ एक ऑर्गन ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लाइक नोज हो गया, हमारा फेरिंग्स हो गया, हमारा ट्रैकिया हो गया और लंग्स हो गए, ये ब्रीदिंग है सिंपली। लेकिन रेस्पिरेशन हर लिविंग सेल्स में, हमारी बॉडी के हर सिंगल सेल में रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। अकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जबकि रेस्पिरेशन में ऐसा तो नहीं हम दिन के टाइम करते हैं, रात के टाइम पे जब सनलाइट नहीं होती तो हम रेस्पिरेशन रोक देते हैं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। रेस्पिरेशन अकर्स ऑल द टाइम। जिस टाइम हमने रेस्पिरेशन करना बंद कर दिया वो हमारा लास्ट मोमेंट हो जाएगा, क्योंकि हम क्या डेड हो जाएंगे। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और वाटर यूज होता है। तो ये क्या करते हैं, ये आपका क्या है, इसमें प्रोसेस क्या है, इसकी एनाबॉलिक प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, और जबकि ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं और ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें ऑक्सीजन इज रिलीज एज एंड प्रोडक्ट और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एज एंड प्रोडक्ट, एज यू ऑलरेडी नो दैट। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड। मींस लाइट एनर्जी क्या है, फोटोसिंथेसिस में हम सनलाइट को यूज करते हैं और इसको ग्लूकोज के अंदर यानी कि केमिकल के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो केमिकल एनर्जी है हमारी वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। हम अपने वर्कआउट के लिए, अपने वर्क के लिए उसको यूज कर लेते हैं, और पार्शियली हमारी एनर्जी हो जाती है वेरियस एक्टिविटीज में उसको यूज कर लेते हैं। रिजल्ट इन गेन ऑफ ड्राई मासेस। जब भी आपकी फोटोसिंथेसिस कर रही है तो इसमें ड्राई मास बढ़ जाता है। मींस जब हम इसमें क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। इसमें हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारे पास पॉजिटिव प्रोडक्ट बन रहा है, तो नेचुरल उसमें ड्राई मास क्या होगा, गेन हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा। जबकि इसमें हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ड्राई मास का लॉस होगा। ग्लूकोज मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है। रेस्पिरेशन इज इक्वली, इसमें क्या है, ग्लूकोज की ही ब्रेक डाउन है। अब ग्लूकोज अलग अलग इसमें प्रोसेस में ग्लूकोज किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एनाबॉलिक प्रोसेस ऑलरेडी वी डिस्कस दैट कि एनाबॉलिक में हम क्या करते हैं, बिल्डिंग अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जबकि कैटाबॉलिक में हम कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज क्या है, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर हुआ ये? अब उसके बाद सिंपल हम रेस्पिरेशन की तरफ मूव कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन में सबसे पहले सिंपल स्टेप क्या है, ब्रीदिंग।
एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन। सिंपल बात है, डोंट ट्राई टू क्रैम इट, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअल में होता क्या है रेस्पायरेशन में। सो फर्स्ट स्टेप है ब्रीदिंग। हमने क्या किया, बाहर एयर से ऑक्सीजन ली, और ठीक है ऑक्सीजन चलेगी, ऑक्सीजन हमारे नोज के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंची। अब दूसरा क्या आ गया इसमें हमारा कि अब ऑक्सीजन पहुंची लंग्स के अंदर, लंग्स से उसने क्या किया, जंप किया ब्लड के अंदर। ओके, क्लियर हुआ। और ब्लड के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो लंग्स के पास गई और लंग्स से वापस उसी ट्रैक से होते हुए वो बाहर निकल गई। सिंपली हुआ, सेकेंड स्टेप आ गया, लंग्स से ऑक्सीजन ने ब्लड पे जम किया, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। तीसरा स्टेप है इसमें, अब ब्लड ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई, अब हमारा जो एयर हमने ली थी वो ब्लड के पास पहुंची। अब ब्लड आपको पता है कि हमारा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। अब वो उसने क्या किया, फूड के साथ, जब पूरा फूड हमारा जो जूसेस सारे वो पूरे के पूरे जूसेस की फॉर्म में वो रिलीज हो गया, हमारा सारा ब्लड के पास पहुंचा। अब ब्लड उसके साथ ऑक्सीजन भी गई, ऑक्सीजन ने, अब ऑक्सीजन ब्लड से कहाँ पहुंची, हमारे ऑर्गन्स के अंदर। अब कहाँ पहुंची, वो ऑर्गन्स के अंदर पहुंच गई। क्लियर हुआ, ये हर ऑर्गन के अंदर हमारा ब्लड जाता है, उसके साथ ऑक्सीजन भी पहुंची। ये हमारा सेकेंड स्टेप। इसमें थर्ड स्टेप था अब ऑर्गन्स के अंदर। अब इसको हमने क्या नाम दिया, सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ऑर्गन्स किस चीज से मिलके बने होते हैं, टिश्यू से। टिश्यू सारे किस चीज के मिले हैं, बेसिक यूनिट क्या है हमारी बॉडी का, सेल। अब इन ऑर्गन के अंदर जो हमारे सेल्स हैं, अब वो सेल्स के अंदर रेस्पायरेशन कैसे होती है, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, जो हमारा ये जो रेस्पिरेटरी साइट है वो कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ ऑर्गेनेली दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। प्लांट सेल के पास भी है, इसमें एनिमल सेल्स के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है, जहाँ पे ये एनर्जी जो है ब्रेक डाउन होती है, ये प्रोसेस इन्वॉल्व होती है और एटीपी रिलीज होती है एनर्जी। जैसे हमारे सिक्के, रुपए यूज होते हैं, कॉइन यूज होते हैं, ये हमारी करेंसी है, वैसे एनर्जी की करेंसी क्या है, एटीपी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ रेस्पायरेशन। कितने टाइप की रेस्पिरेशन हैं, वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, अनदर इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एज द नेम इंडिकेटेड, aerobic means when respiration takes place in the presence of oxygen. Most of the time respirations occur in the presence of oxygen, but in some of the organisms it is the respiration taking place in the absence of the anaerobic respiration, that is be discussed further कि इसमें इस प्रोसेस में कौन से स्टेप में anaerobic respiration होती है and what is the by product of the anaerobic respiration. क्लियर है। तो फर्स्ट वी टॉक विद द लिटिल discussion about the differences between the aerobic and anaerobic respiration. As the name indicator, it is presence in the presence of oxygen and it is in the absence of oxygen. Anaerobic respiration में ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन मीन 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज break down into single carbon compound, that is carbon dioxide, and release lots of energy. It release 38 ATP of energy. क्लियर हुआ। और एनारोबिक में इट्स इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। इसमें जो ग्लूकोज है वो या तो 3 कार्बन कंपाउंड में होगा या 2 कार्बन कंपाउंड में होगा, और ये जो एटीपी है वो सिर्फ क्या रिलीज करती है, 2 एटीपी एनर्जी रिलीज करती है ये। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो 38 एटीपी रिलीज होंगे, जबकि इनकम्प्लीट में ओनली 2 एटीपी रिलीज होंगे। लॉट्स ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इज क्लियर, 38 एटीपी एंड इट इज 2 एटीपी। क्लियर हुआ। इट अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, इट अकर्स मेनी एनारोबिक बैक्टीरिया। ये जो आपकी एनारोबिक है वो कुछ एक बैक्टीरिया के अंदर होती है, और कहाँ पे होती है, मसल सेल्स के अंदर होती है। ह्यूमंस के ही मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है सम टाइम। क्लियर हुआ। इसमें ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये C6H12O6, ऑक्सीजन लेता है ये साथ में, और कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है इसकी 6 कार्बन ऑफ कंपाउंड। इसमें इसका ये वाटर में ब्रेकडाउन हुआ और साथ में इसने एनर्जी रिलीज की। जबकि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ये क्या करता है, इथेनॉल बनाता है, जिसका जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, इथेनॉल है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी है, 56 किलो कैलोरी एनर्जी ये रिलीज करता है।
अब हम स्टेप की बात करते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। अब हमारा जो ग्लूकोज है, क्योंकि चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स है, ब्रेक डाउन इनके अंदर इसके ब्रेक डाउन होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर ग्लूकोज, हम सबसे पहले जो स्टेप रिलीज करेंगे जो जनरल है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, हम बात करते हैं यहाँ से स्टेप शुरू करेंगे। ये ग्लूकोज ही हमारी बॉडी के अंदर आया, साइटोप्लाज्म के अंदर आया। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये जैसे हमारे सेल के अंदर ये एंटर हुआ, यहाँ पे एंटर जब हुआ तो इसने ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड का, साइटोप्लाज्म के अंदर ही जाते। साइटोप्लाज्म हमारा ब्लड के अंदर ये जैसे इसने पहुंचा, ये इसने 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, यानी कि इसका नाम क्या है 3 कार्बन कंपाउंड का पायरुवेट में ये ब्रेक डाउन हुआ और इसने एनर्जी रिलीज कर दी। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पहुंचा, ब्लड से। उसके बाद सेल के बाद ये हमारे, जब ये सेल के पास पहुंचा, सेल के पास ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि सिंगल कार्बन कंपाउंड है, यहाँ से पहले 6 से चला था, 6 से ये 3 कार्बन कंपाउंड में गया और ये 3 कार्बन कंपाउंड के बाद सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज हुआ। इसने वाटर रिलीज किया और साथ में लॉट्स ऑफ एनर्जी, यानी कि 38 एटीपी इसने यहाँ पे रिलीज किए। ये हमारा जो जनरली हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, ये स्टेप हम फॉलो करते हैं। सेकेंड इसमें स्टेप है जब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाता है, और ये जनरली सिर्फ ईस्ट के अंदर है। फंगस जो है हमारा, ईस्ट जो है उसके अंदर ये ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है इसको रेस्पायर करने की, तो ईस्ट के अंदर ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पायर करता है। तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, इथेनॉल, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो सिर्फ कितनी है, 2 ATP। समटाइम ड्यूरिंग द हेवी एक्सरसाइज, आपने कभी खुद फील किया होगा कि जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, एंड समटाइम वी फील क्रैम्प्स इन आवर मसल्स। हमारी नस चढ़ गई, हम ये सीधा सीधा कहते हैं कि हमारी नस चढ़ गई। तो वो क्या है, वो क्रैम्प्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है कि जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो हमें उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता पूरे ऑर्गन्स के अंदर। तो उस टाइम क्या होता है, वहां पे ये जो पायरुवेट जो है ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर, और ये क्या है, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो नेचुरल एनर्जी कंप्लीट नहीं मिलेगी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद रेस्ट करने के बाद ये बेशक ये ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन इट टेक्स सम टाइम टू डिसॉल्व एंड गेट इट नॉर्मल। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, कम एनर्जी रिलीज करता है, इनकी ये भी 2 ATP एनर्जी ही ये रिलीज करता है। आई होप सो कि इट्स क्लियर नाउ कि हमारी बॉडी में एक्चुअल में जाके ऑक्सीजन जब अंदर लेते हैं होता क्या है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि हमारा ये तो था अब तक कि क्या मैकेनिज्म होता है, कहाँ कैसे ऑक्सीजन जाती है, किस टाइप की रेस्पिरेशन होती है, कितने टाइप की रेस्पिरेशन है। अब हम जनरली डिस्कस करते हैं हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हमारा जो रेस्पिरेशन शुरू होती है वो होती है नेजल कैविटी से। नेजल कैविटी मीन्स हमारा ये जो नोज है, यहाँ पे ये नोज आ गया, इसके साथ ही ये साइनसिस है यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ गया ये ओरल कैविटी है, माउथ की कैविटी जहाँ से खाना जाता है, और उसके बैक साइड पे क्या है, आगे फूड पाइप है और पीछे विंड पाइप है। ये विंड पाइप दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स, और फेरिंग्स के पास ये नीचे ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया जो लॉन्ग रिंग लाइक सी, इसमें कार्टिलेज सी स्ट्रक्चर की तरह इसमें कार्टिलेज रिंग बने हुए हैं, और इसका रीजन भी बताऊंगी कि इसमें कार्टिलेज रिंग क्यों बने। और लेकिन उसके टॉप पे क्या है, ये स्वेलन स्ट्रक्चर दैट इज लेरिंग्स, दैट इज अ वॉइस बॉक्स। उसके नीचे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। तो रीजन ऑफ दैट कि कार्टिलेज रिंग ही क्यों बने हैं, कि हम क्या करते हैं कि जब कोई बैलून है, बैलून के अंदर या पॉलिथीन है जिसके अंदर हम एयर ब्लो करते हैं, एयर जैसे ही उसको एयर ब्लो की तो पॉलिथीन क्या हो गया, फूल जाएगा, बैलून क्या है, फूल जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने उस एयर को वापस सक कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। बैलून क्या होगा, पूरा कोलैप्स हो जाएगा, पॉलिथीन पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो ये ऐसा इसके साथ ना हो, इस विंड पाइप के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम सांस अंदर ले रहे हैं, हम सांस को इनटेक कर रहे हैं एंड देन एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल कर रहे हैं। तो इस इनहेल और एक्सहेल में ये जो ट्रैकिया की ट्यूब है ये कोलैप्स ना हो, इसकी वजह से यहाँ पे कार्टिलेज रिंग बनाए होते हैं जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उसको जो कोलैप्स को अवॉइड करते हैं, कोलैप्सिंग की उसको अवॉइड करते हैं। अब
ये ट्रैकिया का, यहाँ पे ट्रैकिया बन गया, ये फुट, जैसे यहाँ पे ये लंग्स हैं हमारे, यहाँ पे लंग्स में आते ही ये बाइफ्रिकेट हो जाते हैं, मीन्स ये दो ब्रांचेस के अंदर ये डिवाइड हो जाती हैं, ये ट्रैकिया की जो ब्रांच आप देख रहे हैं इसमें, क्लियर है। और नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे और इसमें ब्रैंक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, इसमें ये इसमें ब्रैंक्यूल्स आ गए, ये ब्रांचेस आ गई इसकी, और उसके बाद फर्दर इसकी ब्रांचेस आती हैं ये ब्लू कलर के स्ट्रक्चर में, दैट इज ब्रोंकियल। और ये जो आपकी ब्रोंकाई हैं, ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्वुलाई, ग्रेप्स की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है आगे इसमें एल्वुलाइज। एल्वुलाई में जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था इंटेस्टाइन में कि वहां पे माइक्रोबिलाइज होते हैं, माइक्रोबिलाइज जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, सेम एज विद द एल्वुलाइज। एल्वुलाई में भी इसी तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है उसमें, और वो स्ट्रक्चर इसीलिए कि ज्यादा एरिया प्रोवाइड करे गैसियस एक्सचेंज में। क्यों मैंने कहा था इसमें कि जब ये ब्लड के अंदर लंग्स है वो ब्लड के पास जाएगा, और इस एल्वुलाई में बहुत सारी आर्टरीज, ब्लड वेसल्स इसके साथ कनेक्ट होती हैं, और ये सीधा जितनी ज्यादा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा ब्लड वेसल्स इसके साथ कनेक्ट होंगे, उतनी ही ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज इजीली हो पाएगा। क्लियर हुआ। अब हमारे ये जो लंग्स हैं, ये लंग्स हैं, ये यहाँ पे ये फ्लैट मसल जो दिखाई दे रहा है, दैट इज रेस्ट ऑन अ फ्लैट मसल, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। अब इसमें जो मैकेनिज्म है एक्चुअल में फिर इसमें क्या हुई है, तो अब तक तो हमने पढ़ा था पूरा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन कहाँ, मसल्स कैसे, रिब केज कैसे उसमें हेल्प करता है, डायफ्राम कैसे हेल्प करता है, तो दो स्टेप आती है। सबसे पहले आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन में आप इसमें डायग्राम दोनों का कंपैरिजन देखो डायग्राम में कि इसमें कैसे डिफरेंस आ रहे हैं, कैसे इसमें एयर इनहेल्ड हो रही है। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इनहेल्ड करते हैं, तो ये रिब केज क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं एज द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और रिब केज क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करने से क्या होगा कि वो ऊपर उठेगा, ठीक है, ये डायफ्राम है हमारा, और उससे क्या होगा कि चेस्ट की कैविटी में बहुत स्पेस हो जाएगा ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए। जितनी ऑक्सीजन वो एक साथ लेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है कि हमें ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है। और उसके बाद जब एयर एक्सहेल्ड हुई यहाँ पे, तो रिब केज क्या हुआ, स्मॉलर साइज की हुई, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो उससे क्या होगा, रिब मसल्स रिलैक्स करती हैं, और ये डायफ्राम भी रिलैक्स करेगा। और रिलैक्स करने के लिए क्या करता है, मूव अप, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उससे वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ओके, तो हम ये शॉर्टली इसको रीड कर लेते हैं कि क्या है ये। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन मैन takes place in two phases, namely inspiration and expiration. Inspiration is a process of inhaling air into the lungs during respiration. तो मसल्स क्या बताया डायफ्राम में, मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड व्हेन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है। उससे क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा चेस्ट कैविटी का, और एयर प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी डिक्रीज, ठीक है। तो आपकी जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। क्यों, एयर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन चेस्ट कैविटी के अंदर, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ प्रेशर जैसे डिक्रीज हुआ, बॉडी के बाहर एयर में प्रेशर ज्यादा हुआ, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाएगी, चेस्ट के अंदर जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जैसे यहाँ से वो फिल हुई, यहाँ पे पूरा भर गया उसमें लंग्स, ऑक्सीजनेटेड एयर रीचेस टू एल्वुलाई। ये सारा पिछला जो ट्रैक हमने पढ़ा था एल्वुलाई तक पहुंची। एल्वुलाई आर थिन वॉल्ड, आर सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। Oxygen passes through the walls of alveoli into blood present in the blood capillary, or then oxygen supplied to tissues to all of our body. Same process taken place when the expiration process going on. Clear हुआ ये सारा। तो ये हमारा क्या था, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन हुआ, ठीक है। तो उसमें हमारा इसमें ये प्रोसेस था सारा। तो आई होप सो कि यू हैव क्लियर्ड all the steps involved in the respiration. If you have any doubt, you can write on the comment box. तो कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप लिख दीजिए, ठीक है। तो हमारा ये जो सेकेंड लाइफ प्रोसेस थी, रेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड. So thank you so much. Keep on watching.